तो बच्चों स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है ना वो ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। जैसे कोई भी इंसान होता है उसका हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं हाँ भाई दिख कैसा रहा है, फिर दिखने के बाद उससे दोस्ती करते हैं, फिर उसका नेचर देखते हैं, यही बात आती है। तो यहाँ ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करेंगे रिएक्शंस की, और किसी भी रिएक्शन के बारे में हम तीन चीजें ध्यान देते हैं। पहला, वो अपने आप होती है या नहीं होती। अगर अपने आप होती है तो ही मैं आगे बात करूंगा, अगर अपने आप वो नहीं होती तो फिर मैं उसके आगे बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तो ये है ना कि जबरदस्ती कराना पड़ रहा है। जबरदस्ती हम करा सकते हैं, जैसे पानी है ऊपर से नीचे अपने आप आता है, ठीक है, लेकिन क्या नीचे से ऊपर अपने आप जाता है? नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर जाता ही नहीं है। अगर मैं मोटर लगाऊं तो नीचे का पानी ऊपर जा सकता है, हमारी टंकियों में पानी जाता ही जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, एक होता है whenever we talk about a chemical reaction, किसके बारे में बात कर रहे हैं गाइस हम? whenever we talk about a chemical reaction, we are concerned with किससे कंसर्न रहते हैं गाइस हम? concerned with three aspect of it। कितने एस्पेक्ट? 3 एस्पेक्ट ऑफ इट। पहला कौन सा होता है? पहला होता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। पहला क्या होता है? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा REA और पावर N, ठीक है, ऐसे करके रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म हमने इसकी निकाल दी। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन अपने आप होगी या, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है फिजिबल, एक होता है पॉसिबल। अगर मैं कहूं ये काम ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये है वो किसी कीमत पे नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये काम फिजिबल नहीं है, तो फिजिबल नहीं है का मतलब ये होता है कि वो काम अपने आप नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करो तो वो हो जाएगा। जैसे पानी का ऊपर से नीचे आना फिजिबल है, नीचे से ऊपर जाना फिजिबल नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे से ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। अरे नीचे से ऊपर जाता है, अपने आप नहीं जाता। तो नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, मैं बोलूंगा फिजिबल नहीं है। नीचे से ऊपर जाना पानी का क्या है? फिजिबल नहीं है। अरे पॉसिबल तो है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मोटर। तो यहां पे मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, तो यहां पे अपने आप से और अपने आप नहीं से मतलब है। तो यहां पे इट टेल्स अस, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? इट टेल्स अस that whether a particular reaction is self occurring or not। वो रिएक्शन सेल्फ अकरिंग है या नहीं है, ये बताता है आपका चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। कौन बताता है? ये आपका थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फिलहाल मेरा चैप्टर है। अगर मेरे को ये पता लग गया कि ओहो रिएक्शन फिजिबल है तो ही मैं आगे की बात करूंगा, वरना मैं आगे की बात करूंगा भी नहीं। ऐसे पॉसिबल तो हम पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं जबरदस्ती, समझ रहे हो? तो यहां ध्यान देना। सेकंड आता है आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है वेदर, आपको ये पता लग गया कि रिएक्शन फिजिबल है, मतलब अपने आप हो रही है। आपको फिजिबल मतलब समझ आया नहीं आया? जैसे आप रात के 2 बजे सोए हो, 4 बजे उठना हो, अपने आप उठ जाओगे? नहीं उठोगे। घूमने जाना है मनाली, अब उठ जाओगे? अब अपने आप उठ जाएंगे। तो घूमने जाने के लिए आपका उठना फिजिबल है। लेकिन पेपर हो, 2 बजे आप सोए हो, या पेपर नहीं हो, नॉर्मल स्कूल हो, क्या आप उठ जाओगे 6 बजे? वो स्कूल का प्रेशर है। अगर स्कूल का प्रेशर नहीं होता तो आप प्रेशर में उठे हो, आपका मन नहीं है। समझना मेरी बात को। कौन प्रेशर लगा रहा है कि उठ के जाना है? कई बार स्कूल का प्रेशर और कई बार बस पेरेंट्स कि नहीं भाई स्कूल तो जाना है। समझ रहे हो बात को? तो फिजिबिलिटी सिर्फ बताता है अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा।
अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ये बताता है, ये नहीं बताता कि होगा या नहीं होगा। जैसे ऐसे तो आप कुछ भी करवा दो। तो यहां पर आ जाना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या होता है, इट टेल्स दैट हाउ मच द रिएक्शन विल कंप्लीट, द रिएक्शन विल हाउ मच द रिएक्शन विल कंप्लीट, रिएक्शन कितना कंप्लीट होगी। इंग्लिश में थोड़ा लोचा हो तो मैं थोड़ा हिंदी में समझा देता हूं कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी। जैसे मान लो एक रिएक्शन है जिसमें मैंने कहा N2 रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन से, क्या बनाने के लिए, अमोनिया के लिए। पहले तो N2 और H2 से ये पूछूंगा भाई आप रिएक्ट होगे, अगर वो रिएक्ट होने के लिए मना कर देंगे नहीं, तो मैं ये थोड़ा पूछूंगा अरे कितना होगे, फिर तो बात ही खत्म। लेकिन अगर वो कहेगा कि हाँ होऊंगा, तो मैं ये पूछूंगा ना कितना होगे। जैसे अगर रिएक्टेंट में इतने डालूं तो क्या सारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाएगा। जैसे आप पढ़ने बैठे तो क्या सब कुछ खत्म करके ही उठते हो कि चैप्टर पूरा खत्म हो गया, एक टाइम बाद सैचुरेशन आ जाता है ना आपका, तो वो सैचुरेशन किसी आधे घंटे में आ जाता है, कोई आधा घंटा पढ़ के सैचुरेट हो जाता है, और कोई कितनी देर पढ़ के सैचुरेट होता है, 1.5 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा। अरे समझ रहे हो, तो सैचुरेशन लेवल सबका अलग होता है। तो यहाँ पे आपने रिएक्टेंट जितने जितने दिए, वो कितना परसेंट रिएक्ट करने के बाद रुक जाएगी रिएक्शन, दैट टेल्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और ये कौन बताता है, इसी चैप्टर के अगला चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर 11th क्लास में ही है, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। क्या नाम है चैप्टर का, आप बुक ओपन करोगे तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम। और अगर आपको ये पता लग गया कि हाँ रिएक्शन अपने आप हो रही है, ये पता लग गया कि ओहो चाहे 70% हो रही है, चाहे 40% होकर के सैचुरेट हो रही है, आपको ये बात भी पता लग गई, तो थर्ड बात इंसान पता है क्या पूछता है रिएक्शन के बारे में, थर्ड चीज आती है काइनेटिक्स ऑफ, क्या आती है गाइस, काइनेटिक्स ऑफ, अरे बोल दे क्या आती है, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि द स्पीड विद विच द रिएक्शन इज गोइंग टू, यार किस स्पीड में। अब मान लो आप कह रहे हो कि हाँ भाई केमिस्ट्री पढ़ा देगा, मैं कहूंगा हाँ भाई पढ़ा दूंगा, तुम कहोगे एक बात बता कितनी पढ़ा देगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केमिस्ट्री की एबीसीडी पढ़ा करके कहे कि लो जी इससे ज्यादा तो आती नहीं, तुमने तो केमिस्ट्री की बात करी थी, ये पूछा था कितना पढ़ाओगे या कितने लेवल तक का पढ़ाओगे हैं। और अगर मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा दूं जितना तुम चाहते हो उतना भी तुम्हें पढ़ा दूं, लेकिन उसके लिए लूं कि भाई ये कोर्स कराने के लिए मैं तो 5 साल लूंगा, तो वो तुम्हारे लिए फ्रूटफुल होगा। अरे नहीं भाई वो कोर्स मेरे को 1 साल में खत्म करना है, 5 साल में नहीं करना, तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो कोई रिएक्शन खुद हो रही है नहीं हो रही, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कितने परसेंट हो रही है, ये तो नहीं कि 5 ही मिनट में रिएक्शन सैचुरेट हो गई, नहीं हो पा रही। मेरे को स्पीड से भी अगला मतलब होता है ना। तो इट टेल्स, ये वो ब्रांच है, इट टेल्स अस with what speed the reaction is going to occur। अरे कितनी स्पीड से रिएक्शन होने जा रही है, ये कौन बताता है, ये आपको बताता है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स। जैसे आपको एक छोटी सी बात बोलूं, ये चैप्टर आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये 11th क्लास का है। किसका, 11th का। ये आपका जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम, ये कौन सी क्लास का है, ये भी आपका 11th क्लास का चैप्टर है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स हम कहां पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो आपको टोटल रिएक्शन के कितने एस्पेक्ट चाहिए होते हैं, 3 एस्पेक्ट। ये 3 एस्पेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है और यही आपको समझने है। फिलहाल एक बात ध्यान देना, एक ब्रांच अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो वो एक्सटेंट और काइनेटिक्स पे ध्यान नहीं देती। काइनेटिक्स इन दोनों के काम में इंटरफेयर नहीं करती। ये सारी 3 इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं। हाँ, काम कहीं ना कहीं सब रिएक्शन को ही जानने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबके काम क्या है, अलग अलग। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका ये वाला, क्या बोलते हैं, ये चैप्टर स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है क्या, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था, दैट व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या स्टार्ट करते हैं, यहां ध्यान देना। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चालू करते हो, क्या पढ़ते हो गाइस, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जब आप पढ़ते हो तो आपको ना कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 टर्म है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली होती है यूनिवर्स, क्या होती है,
अभी थर्मोडायनेमिक्स की ना डेफिनेशन भी सिखाऊंगा आपको कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ये वाला भी आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं। यूनिवर्स, अरे आपको पता है ना यूनिवर्स किसे कहते हैं। यूनिवर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है सिस्टम और एक क्या होती है, सराउंडिंग होती है। सिस्टम होती है और सराउंडिंग होती है। बस सिस्टम मेरा वो पार्ट है जो मेरे कंसिडरेशन में है, और सराउंडिंग क्या है, जिसे मैं कंसीडर कर रहा हूं उसे छोड़ दो, बाकी सब क्या है, सराउंडिंग। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो मेरे कंसिडरेशन में है वो क्या है, सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ दे तो यूनिवर्स में जो जो बचा वो सराउंडिंग। तो अगर कोई पूछे कि सिस्टम क्या है, तो यहां पर मैं बोलूंगा सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट पार्ट ऑफ universe, system is that part of universe which is in our consideration। और सिस्टम जो होते हैं वो पता है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक सिस्टम भी 3 टाइप के होते हैं भाई, तुमने एक ही सिस्टम सुना हो, सिस्टम हैंग कर दे भाई, सिस्टम हैंग वाला सिस्टम नहीं है ये सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम चलता रहता है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है यार, यहाँ कुछ हैंग नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, सिस्टम के 3 टाइप हैं। मैं यहाँ पे तीनों टाइप सिस्टम के आपको लिख करके दे रहा हूं, एक सिस्टम का, दूसरा सिस्टम का और ये थर्ड पार्ट। तो सबसे पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। कौन सा है, सिस्टम को सिस लिख दूं फिलहाल, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नाइस, इसको पता है, मेरे को याद नहीं था, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम वो होता है जैसे कि एक बकेट ले लो या एक जार ले लो या एक ग्लास ले लो, उसमें गर्म पानी लो। अगर आप उस ग्लास को उल्टा करोगे, ओहो पानी गिर गया, मतलब उस ग्लास के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो चेंज हो सकता है ना सराउंडिंग से, ले किसी के मुंह पे फेंक के मार दिया, है ना। तो जिस चीज से आपका मैटर चेंज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी तो चेंज हो ही सकती होगी। गर्म पानी ठंडा ठंडा था, गर्म हो गया, मेरी ठंडी को गर्म हो गई, समझ रहे हो। तो ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें जिससे मैटर क्या हो सकता है, मैटर चेंज हो सकता है। और अगर मैटर चेंज हो रहा है तो भैंस की पूछ, एनर्जी तो वैसे ही चेंज हो सकती है। अरे बोलो, मैटर भी चेंज हो रहा है और एनर्जी भी। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एक कोका कोला की बंद बोतल ले लो, सील पैक, वो ठंडी गर्म तो हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं है कि कोक कम हो गई, बोतल एकदम बंद थी, मेरी कोक किसने पी, अरे क्या मजाक चल रहा है क्या भाई, बोतल तेरी बंद थी, एकदम सील पैक बोतल है, तो उसमें से कोक थोड़े निकल जाएगी, कोक कहाँ भाग जाएगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि मेरी ठंडी कोक थी गर्म हो गई, या मेरी गर्म कोक थी ठंडी किसने करी, समझ गए बात। अरे बोलो, मतलब खुश हो रहा होगा आदमी कि मेरी गर्म कोक थी, हो ठंडी हो गई, मजा आया। तो ये काम तो हो सकता है। तो यहां ध्यान देना, क्लोज सिस्टम में मैटर तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी चेंज हो सकती है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है जिसमें से ना तो मैटर चेंज होगा और ना एनर्जी। फॉर एग्जांपल थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क के अंदर आप चाय डालो गरम, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% कोई चीज आइसोलेट हो सकती है, थर्मस फ्लास्क की भी एक लिमिट होती है, 4 घंटे 5 घंटे, अब इससे ज्यादा कहां ही गर्म रहती है यार, वो 100% सील पैक नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, समझ गए बात। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो है, ऑब्वियस सी बात है मैटर तो चेंज इसके अंदर, मैटर चेंज नहीं होगा, एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ना तो मैटर चेंज होगा और ना ही एनर्जी। इन चीजों को अगर मैं थोड़ा उसमें टर्म्स में लिखूं, कौन सी टर्म्स में, ये दिखाई दे रहा है पता, हाँ हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, लिख देता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा उसमें मैटर को मैं, अरे कोई भी चीज जो मैटर होती है उसमें मास होता है,
ठीक है। तो अगर मास चेंज हो रहा है, अगर मास चेंज हो रहा है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, चेंज इन मास जीरो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी ना चेंज की, तो चेंज इन मास जीरो नहीं है और चेंज इन एनर्जी भी जीरो नहीं है। यहां पे चेंज इन मास क्या है, जीरो है, जबकि चेंज इन एनर्जी जीरो नहीं है। यहां पर क्या है, ना तो भैंस की पूछ मास चेंज हो सकता है सराउंडिंग और सिस्टम से, और ना एनर्जी। तो यहाँ पे चेंज इन मास भी क्या है, जीरो, और यहाँ पे चेंज इन एनर्जी भी क्या है, जीरो। अभी फिलहाल आपको ये समझ आया कि एनर्जी चेंज, ओए तुम्हें एक बात बोल रहा हूं मैं, एनर्जी चेंज की बात कर रहा हूं, हीट चेंज की बात, एनर्जी चेंज की बात कर रहा हूं, हीट चेंज की बात नहीं कर रहा। इसे फटाफट लिखो। अब अभी सिस्टम आप समझ गए कि सिस्टम क्या होता है। हाँ, अब आप है ना थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन समझ सकते हो। किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। देखो थर्म मीन्स क्या होता है, हीट। क्या होता है, थर्म मीन्स हीट, और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, मूवमेंट। क्या होता है, तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो हीट के मूवमेंट को स्टडी करते हो उसे क्या बोलते हैं। तो अगर आप लिखोगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए ये बता दूं कि ये डेफिनेशन गलत होगी, क्योंकि ये आप जानते हो थर्म को हीट बोलते हैं। थर्म को हीट, थर्म सिर्फ हीट नहीं होता, थर्म क्या होता है, एनर्जी होती है। और यहां पे डायनेमिक्स का मतलब मूवमेंट नहीं है, यहां पे डायनेमिक्स का मतलब मैं आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है यहां पे डायनेमिक्स का मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे कि वो आइसोलेटेड सिस्टम था, समझ रहे हो, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हीट एनर्जी इधर उधर, मैंने पूरी एनर्जी बोला है कि कोई सी भी एनर्जी इधर उधर ट्रांसफर। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना कि द ब्रांच ऑफ साइंस, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, थर्मोडायनेमिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, किससे डील्स कर रही है गाइस, विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी from one form to another is called thermodynamics, डायनेमिक्स। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सिस्टम हम समझ चुके हैं, सिस्टम कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्या बताने जा रहा हूं, सराउंडिंग कितने टाइप की होती है। सराउंडिंग एक्चुअली में 2 टाइप की होती है, सराउंडिंग 2 टाइप की होती है। ठीक है, ऐसा समझाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा। जैसे मान लो किसी खास की डेथ हो जाती है, तो दुखी तो पूरा खानदान होता है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, पूरे खानदान को वो यूं ही देख रहे होते हैं, भाई यार यहाँ से कब फ्री होऊंगा, जल्दी काम पे जाना है, मीटिंग है, ये है वो है, ये सब लगा रहता है ना, है। एक्चुअल में दुखी कोई होता है, एक्चुअल में दुखी कोई नहीं होता यार। जो लोग उनसे डायरेक्टली अटैच हैं वो तो बहुत, उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई होती है। तो समझना, ऐसे ही सराउंडिंग होती है। एक सराउंडिंग वो होती है जो सिस्टम के जस्ट पास है, जस्ट इसमें कोई चेंज होगा तो फर्क पड़ेगा, ये नहीं कि यहां चेंज हुआ है दूसरी कंट्री में फर्क पड़ रहा है, ऐसा। और वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि सिस्टम में किस लेवल का चेंज हुआ है। अब आप यहाँ छोटा एसी लगाओगे तो थोड़ी दूर तक सराउंडिंग ठंडी होगी, क्योंकि सिस्टम तो एसी है और सराउंडिंग ठंडी कर रहा है। और अगर थोड़ा बड़ा एसी लगाओगे थोड़ी ज्यादा दूर तक करेगा। अब समझ पा रहे हो। तो सराउंडिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होती है इमीडिएट सराउंडिंग,
इमीडिएट सराउंडिंग, सराउंडिंग को SURR लिख रहा हूं, सराउंडिंग, और एक होती है रेस्ट अदर सराउंडिंग। तो यहां पर ध्यान देना, इमीडिएट सराउंडिंग कौन सी होती है, विच इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्टेड है, विच इज अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन सिस्टम, किसी भी चेंज में, जो किसी भी चेंज से जो अफेक्टेड है फ्रॉम द सिस्टम। ओके, और जैसे ही मैं सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दूंगा तो क्या बनेगा, यूनिवर्स किससे बनता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये बात समझ रहे हो। अब थर्मोडायनेमिक्स में आप सिस्टम समझ चुके हो, सराउंडिंग समझ चुके हो। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस। यहाँ पे फंक्शन देखो, तुम्हारे को एक छोटी सी चीज बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, और कुछ चीजें इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। तो जो चीज इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है उन्हें मैं बोलता हूं स्टेट फंक्शन, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड, तो उन्हें मैं क्या बोलूंगा, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करा तो स्टेट फंक्शन, और अगर नहीं करता तो पाथ फंक्शन, कि वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। एग्जांपल दूं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरी ही लाइफ से जुड़ा एग्जांपल है। मैं कॉलेज में गया, वहां पे एक लड़का और था कॉलेज में, ठीक है। हम 12th के बाद डायरेक्टली उस कॉलेज में चले गए थे, लेकिन वो 12th के बाद ना उसने 1 ईयर ड्रॉप लिया, और 1 ईयर ड्रॉप के बाद वो अगले साल कॉलेज में गया था। 1 ईयर ड्रॉप में उसने करा क्या, उसने 1 साल IIT JEE की तैयारी करी, कोटा में रह के उसने पढ़ा होगा, समझ रहे हो। लेकिन मैं तो वहां उसका सिलेक्शन हुआ नहीं। अब वो भी इसी कॉलेज में है जिस कॉलेज में मैं हूं, बोलो। तो कई बच्चे ऐसे कहते थे कि क्या फायदा 1 साल पढ़ने का, भैंस की वो तू भी वही है जहां आज हम है। लेकिन क्या वो सच में बराबर है वो दो बच्चे? पता है क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि आपका कुछ भी पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। उस बच्चे ने कोटा में रह करके ना 1 साल, मतलब बिल्कुल पेशेंस से 7 घंटे 8 घंटे मेहनत करना सीखा था, और ड्रॉप लेना इतना आसान नहीं होता, समझ रहे हो। वो हमने सीखा नहीं था, उसने 1 साल की मेहनत दी थी। हम हर चीज को ऐसे ही कैजुअली ले लेते थे, ओके ओके हो जाएगा, लेट इट बी, डोंट लेट योर चाइल्ड डाई, मजे करो अभी, ये वो, यही सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन उस बच्चे ने पूरे 1 साल का स्ट्रगल देखा था, 1 साल वेस्ट किया था अपना, और कहीं ना कहीं वो जो टाइम उसे लग रहा था कि यार मेरा बहुत यूटिलाइज हो गया है, अब वो कॉलेज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा था, समझ रहे हो। अब वो एक लेवल का साइंटिस्ट बन चुका है और हम यहां हैं। अब वो एक लेवल का साइंटिस्ट बन चुका है, हम यहां हैं। तो आप कहां आज हो और पीछे से कितनी मेहनत करके आए हो। अगर आप अपने कलीग्स के साथ भी हो ना, तो अगर आप मेहनत डेली कर रहे हो ना, तो आप उनसे बहुत आगे हो। इसलिए कहते हैं मेहनत करी हुई व्यर्थ, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमारा जीना, हमारा पढ़ना, हमारा कोई भी चीज करना, ये स्टेट फंक्शन नहीं है कि अच्छा तू भी वही है जहां हम है, और नहीं भैया हम आगे हैं तेरे से, चाहे तेरे साथ ही हैं लेकिन तेरे से आगे हैं। तो यहां ध्यान देना, ऐसे ही 2 फंक्शंस होते हैं, 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। एक का नाम होता है स्टेट फंक्शन, और एक का नाम होता है पाथ फंक्शन। अच्छा एक और चीज बता दूं, फंक्शन को यहां पे वेरिएबल भी बोलते हैं। फंक्शन को क्या बोलते हैं? वेरिएबल भी बोलते हैं। दोबारा कह रहा हूं, वेरिएबल भी बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, स्टेट फंक्शन को मैं और क्या बोल सकता हूं? स्टेट वेरिएबल। और पाथ फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं? पाथ वेरिएबल। अगर मैं पाथ फंक्शन बोलूं तो भी वही बात है, पाथ वेरिएबल। स्टेट फंक्शन बोलूं तो भी वही बात है, स्टेट वेरिएबल। जैसे तुम्हें पता है, अगर मैं यहां से यहां गया हूं तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ये क्या है मेरा? क्योंकि डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करता है ना जी। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है?
इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं तुमसे, वैसे ये है नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अगर मैं तुमसे पूछूं इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो क्या बोलोगे? पाथ फंक्शन डिस्टेंस है और स्टेट फंक्शन, समझ गए? तो हर वो चीज जो पाथ पे डिपेंड कर रही है वो पाथ फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है वो, जो इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रही वो, समझ गए? अब सबसे पहले मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि पाथ फंक्शन दो टाइप के होते हैं, जो इनिशियल फाइनल स्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं होता। पाथ फंक्शन फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हीट और एक होता है हीट और एक, अच्छा मैं ही बताऊंगा, वर्क। एक होता है हीट और एक होता है, हीट को हम शो करते हैं Q से, वर्क को शो करते हैं W से। लेकिन 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 स्टेट फंक्शन 8 तरीके के होते हैं, तुम्हें कुछ कम पढ़ने हैं, 8 मैं तुम्हें याद करा देता हूं। कौन कौन से, याद ध्यान देना। S P V T H G A U, कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, और वो इतना टायर्ड है कि वो कह रहा है हे गॉड अभी उठा ले। कई बार हम थकान में कुछ भी बोल देते हैं ना, अगर हम सोए और ऊपर वाले ने कहा ना चला तेरी मान नहीं लेता हूं, आ जा, तो बहुत दिन से नीचे परेशान है, बार बार मुझे ही गालियां दे रहा है, आ जा तो मेरे पास ही आ, तेरे को सही करता हूँ, ठीक है? इसलिए कहते हैं शुभ शुभ बोलना चाहिए, ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो यहां ध्यान देना, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड एंड ही इज दैट मच टायर्ड कि कह रहा है हे गॉड। ये याद करने का तरीका है, ये एक्चुअल में सत्य नहीं है, ये प्रकाश भी नहीं है, ठीक है? तो बस इसे याद कैसे रखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट वाला पार्ट मिटा दूं, एक बार लेफ्ट वाला पार्ट मिटा देता हूं जल्दी से। तो नेक्स्ट आता है बच्चों क्या, अब ये SPVT HGAU आपको सारे नहीं पढ़ने, इसमें से 2 3 4 आपको पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने। तो यहां ध्यान देना, इसको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। सत्य प्रकाश, इनके पहले पहले अल्फाबेट बस पकड़ते जाओ। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, ठीक है भैया? सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड बस अभी नहीं उठा ले, अभी उठा ले, बस नहीं लगाना भाई, अभी उठा ले, ठीक है भैया? तो ये हो गए। अब ये एक्चुअल में है कौन कौन ये बताता हूं। जो S है वो S होता है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। S इंट्रोपी है, P प्रेशर है, ये तीनों आपको पता है। P क्या है? प्रेशर। V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। अरे बोलो, T क्या है? T टेम्परेचर है। इज दैट क्लियर? या T इज योर टेम्परेचर। अब HGAU क्या है? H आपकी इंथैल्पी होती है। इंथैल्पी, अरे आपने बहुत सारी इंथैल्पी पढ़ी है, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कई सारी ना, ये वही है इंथैल्पी, ठीक है? उसके बाद G क्या है? G गिब्स फ्री एनर्जी है। कौन है गिब्स? फ्री एनर्जी। गिब्स साइंटिस्ट का नाम था, और क्योंकि G फ्री एनर्जी थी तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया। हम इसको गिब्स फ्री एनर्जी ना बोल के सिर्फ फ्री एनर्जी भी बोल सकते हैं। और A क्या है? A होता है गिब्स हेल्म, क्या है? हेल्म होल्ड्स, हेल्म होल्ड्स, हेल्म होल्ड्स एनर्जी, ठीक है? और U क्या है? U हमारा है इंटरनल एनर्जी। क्या है U? इंटरनल एनर्जी। अब मैं एक एक करके आपको समझाना चालू करूंगा। इंटरनल एनर्जी आप लोगों का जो आ रहा है वो इंटरनल एनर्जी तक आ रहा है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको इंटरनल एनर्जी और G ही समझाऊंगा, और ये समझ के आपका काम फिनिश, ठीक है भैया? आओ तो फिर यहां ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी को U से भी डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल E से भी करते हैं, बट इन एनसीईआरटी किससे कर रखा है? U से। वैसे E से भी होता है। इज दैट क्लियर? पक्का? अब मैं आपको एक एक करके ये एक्सप्लेन करूंगा,
एक एक करके जब ये सारी एक्सप्लेन हो जाएंगी तो आपका ये चैप्टर, देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, हमारे को एच पढ़ना है, एस पढ़ना है, इसमें जी पढ़ना है तसल्ली से, यू पढ़ना है, यू में भी कुछ खास नहीं है। तो मैं राइट वाला पोर्शन सिर्फ अभी डिलीट कर रहा हूं, इसे लिख लो आप बच्चों। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं कि हम कौन सी इसमें से, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट फंक्शन में ये 8 है, कोई भी पूछे स्टेट फंक्शन कितने आप डायरेक्ट बता दोगे एसपीवीटी एचजीएयू है। और पाथ फंक्शन में आप क्या बता दोगे, हीट और वर्क। ठीक है, एक बात और जो मैंने आपको बताई नहीं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसे खर्चने के कितने तरीके हैं, व्हाट यू विल से? क्या मत पूछ, अनगिनत तरीके हैं। पैसा है गाड़ी खरीद लो, पैसा है घर खरीद लो, पैसा है मेड लगा लो, एक नहीं 500 लगा लो, 500 मेड लगा लो यार, समझ रहे हो? और पैसा है और कुछ भी कर लो यार, क्या हो जाएगा? समझ रहे हो बात को? तो अब यहां ध्यान देना, अब इस बात को समझना कि जो आपका हीट और वर्क है ना, जैसे मान लो अगर मैं काम करूं कि ये दीवार खिसका दूंगा भैंस की, वो पूरी खिसका दूंगा, दीवार खिसकेगी या नहीं खिसकेगी, लेकिन मुझे शाम तक ना भूख लग जाएगी, मैंने तो एनर्जी दी, अब दीवार नहीं जा रही तो मैं क्या करूं? ये बात समझ रहे हो? तो यहां पर ध्यान देना कि जो पाथ फंक्शन हमने दो पढ़े ना, हीट और वर्क, वो इन स्टेट फंक्शन की वैल्यू को कम ज्यादा कराने के लिए काफी है। जैसे इनकी वैल्यू अपने आप कम ज्यादा नहीं होती, किसकी हेल्प से कम ज्यादा होती है? हीट से या वर्क से। अब इनकी वैल्यू हीट और वर्क से बढ़ेगी या घटेगी, वो डिपेंड करेगा कि क्या हुआ है या इससे क्या होता है वो उस पर। लेकिन अगर मैं पूछूं तुमसे कि हीट एंड, सॉरी हीट क्या था, क्यू था ना, क्यू एंड डब्ल्यू आर द मोड्स, अरे क्या है ये? मोड है। किस चीज के मोड है? टू चेंज द वैल्यू ऑफ, टू चेंज द वैल्यू ऑफ क्या? स्टेट फंक्शन। किसकी वैल्यू चेंज होगी बच्चों? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की वैल्यू कम करनी है, ज्यादा करनी है, उसके लिए आपको इन्हें किस वे में चेंज करना होगा वो अभी हम नहीं सीख रहे, बस हम ये चेक कर रहे हैं कि हीट और वर्क से क्या होता है, इनकी वैल्यू कम और, समझ गए? जैसे पैसे खर्च कैसे होते हैं, अनगिनत तरीके, कमाए कैसे जाते हैं, उसके भी अनगिनत तरीके हैं, समझ रहे हो? तो यहां आपको बताता हूं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी, आपका ना इंटरनल एनर्जी तक अभी होना है, आज के क्लास में इंटरनल एनर्जी तक होना है, ठीक है, जो हमारा टारगेट है आज का। तो यहां पर ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी है, हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, वो किसी भी फॉर्म में हो, हीट की फॉर्म में हो, साउंड की फॉर्म में हो, लाइट की, हमारे अंदर यार जो जो एनर्जी है सबका सम अप कर दे, क्या आएगा? आर इंटरनल। तो किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड देयर इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी, इसको मैं यू या फिर ई से डिनोट करता हूं। अरे यू या तो एनसीईआरटी में कौन है? यू, तो लिखना द सम ऑफ all the energies present in a system is called its internal एनर्जी। क्या है ये? इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है आपको कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है कि किसी भी चीज के अंदर कितनी एनर्जी टोटल, यार मुझे नहीं मतलब वो कौन कौन सी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव है, सेमी नेगेटिव है, सेमी पॉजिटिव है, अरे मुझे क्या करना, बस मेरे को तो सारी सम लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी सिस्टम के अंदर थोड़ी काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ी और कौन सी
साउंड एनर्जी है। अरे बोलो भाई, थोड़ी और कौन सी, थोड़ी हीट एनर्जी होगी। अरे यार मुझे क्या करना कौन कौन सी एनर्जी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, भैंस की वो जो है वो सारी तो सम अप करके दे दे, वो क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी। अब जैसे मान लो आप हो, आपके अंदर एनर्जी है, खाना वाना खा लिया, सो लिए। अब कितना सोओगे, खा लिया सो लिए, एनर्जी आ गई। अब आपसे काम कराया जाएगा और आप काम करने के लिए तैयार भी हो। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, आप घूम फिर सकते हो, आप कुछ और काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो, आप अपना कोई ऑफिस वर्क है वो कर सकते हो। लेकिन जो भी आप काम करोगे उसमें एनर्जी लगेगी। तो आप काम कब तक करोगे, क्या तब तक करोगे जब तक इंटरनल एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अरे बोलो, तब तक काम तो नहीं करोगे ना जब तक इंटरनल एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप काम करते 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 बस की बेहोश होके गिर गए। अब बेहोश होके गिर गए इसका मतलब ये नहीं है कि मर गए, खाना नहीं खाया था आपने, आप काम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, भाई साहब बेहोश होके गिर गए। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी 100% एनर्जी खत्म हो गई, आपकी वो फ्री एनर्जी खत्म हो गई जिससे आप कुछ भी काम कर सकते थे। अब जो एनर्जी बची है ना, दैट एनर्जी इज जस्ट फॉर द पर्पस कि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहे, आप सांस लेते रहो। बेहोश होने के बाद भी आदमी क्या करता है, सांस ले रहा है, उसके अंदर काम चल रहे हैं, मरा नहीं है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी की भी टोटल एनर्जी। गिब्स फ्री, ये जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी लिखी, क्या लिखा, गिब्स फ्री, आपने क्या टर्म लिखा है यहाँ पे, गिब्स फ्री एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो विच इज फ्री टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क। तुमने खाना खा लिया, जो करना है वो करो, घूमो फिरो भागो, ऑफिस वर्क करो, बैठ के पढ़ो, जो करना है वो सब यूजफुल वर्क है, अपने मन से कर रहे हो ना। एक टाइम आएगा बेहोश हो जाओगे, तो अभी आपकी एनर्जी जीरो नहीं हुई। अब वो एनर्जी ऐसी थी कि अब आपको खड़ा रखने के लिए काफी नहीं है, अब वो आपको सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहेंगे। अगर अब भी आपको खाना पीना ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, यू विल फाइनली डाई। और वंस इंटरनल एनर्जी किसी इंसान की पूरी जीरो हो गई, मर गया, तो अब यूं नहीं हो सकता ले जा भैंस की वो चार्ज पे लगा दे इसको, वह इंसान है, फोन तो नहीं है। तो सिस्टम की वो टोटल एनर्जी जिससे वो जो उसके अंदर है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। क्या सिस्टम काम करने के लिए अवेलेबल रखता है, सारी तो नहीं रखेगा ना, कुछ तो रिजर्व होता होगा। तो वो रिजर्व जो आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है कि मैं यूज कर सकता हूं, किसके अंडर कंट्रोल में है, अब वो हमारी कहीं ना कहीं बॉडी के अंडर कंट्रोल में है भाई। अरे बोलो, एक इंसान बिना खाए, मैं आपसे पूछता हूँ कितने दिन तक मैक्स टू मैक्स जिंदा रहता है। जैसे 10-10 दिन तक तो हमने देखा है कि ये जो नॉर्मल नेता वगैरह होते हैं, ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल तो नहीं होते यार, वो 8-8 10-10 दिन भूखे तो रह जाते हैं, 10 दिन रह जाते हैं यार भूखे, सिर्फ पानी पीते हैं और भूखे रह जाते हैं। नेता, हाँ नेता अनशन पे नहीं बैठते। अरे यार अन्ना हजारे नेता थे यार, वो अनशन पे बैठते थे ना, वो 8-8 10-10 दिन तक भूखे रह जाते थे। गांधी जी मैक्स टू मैक्स 21 दिन तक भूखे रहे थे, पानी पी पी के जिंदा। तो 21 दिन तक तो हमने देखा है बंदा जिंदा रह सकता है, अब उसके आगे और कितना जिंदा रह सकता है। अब ऑब्वियस ही बात है कोई वॉलेंटरीली तो मरना चाहेगा नहीं, कि देखते हैं भाई कितना मेरे अंदर पोटेंशियल है जिंदा रहने का। तो एक टाइम पे इंसान बेहोश हो जाता है, उसके बाद उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, चढ़ाओ वैसी वो ग्लूकोज 5-10 बोतल चढ़ा दो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा रेस्पिरेशन करने के लिए। समझ गए बात, तो यहाँ पर आ जाओ, समझ आया गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, बोलो जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी विच इज अवेलेबल टू डू एनी टाइप ऑफ यूजफुल। और गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी से कम होगी या ज्यादा होगी या इक्वल होगी, कम ही होगी, क्योंकि सारी यूज हो जाएगी तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, गिब्स फ्री एनर्जी इज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी which is available, अरे किस लिए अवेलेबल है गाइज, which is available to do guys any type of useful
वर्क। बोलो भाई, एनी टाइप ऑफ यूजफुल वर्क। टोटल एनर्जी में से वो आप गिब्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट हटा दोगे तो बस वो पार्ट बच गया जो आपके कंट्रोल में या सिस्टम के कंट्रोल में। अगर हम अपना ध्यान दे रहे हैं अपना कि हम कितना काम कर सकते हैं तो वी आर द सिस्टम। टोटल एनर्जी यूज नहीं, समझ में आया? ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो आप लोग। नेक्स्ट आता है बच्चों क्या, नेक्स्ट आपका आता है कि इंटरनल एनर्जी क्या बढ़ाई और घटाई जा सकती है? बढ़ाई और घटाई क्या जा सकती है? तो वेज क्या आएगा? वेज टू इंक्रीज। अबे इंक्रीज को ऐसे लिख दूं, तुम इंक्रीज लिख लेना। और डिक्रीज इंटरनल एनर्जी, कि इंटरनल एनर्जी को किस तरीके से बढ़ाया या किस तरीके से घटाया जा सकता है, ये वेज हमारे को सीखने हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो मैं उसको क्या लिखूंगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अरे बोल लो भाई, क्या लिखूंगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब मेरी छोटी सी बात सुनो, पहले यहां पर लेना। और एक बात बताओ, जैसे कोई इंसान की एनर्जी कम हो जाती है तो वो अपनी एनर्जी कैसे बढ़ाता है? खाना खा के, खा मान लो सो के रेस्ट लेकर के खाना खा के। और वो जादू किससे बढ़ाया करता था? धूप से। वो धूप से बढ़ाता था ना। तो यहां ध्यान देना, देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज टू चेंज। अबे क्या चेंज करने के लिए? टू चेंज इंटरनल। अरे अब वो चेंज में तुम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो अपने आप देख लो। टू चेंज इंटरनल एनर्जी। पहला क्या है? हीट। अबे हीट से इंटरनल एनर्जी कम ज्यादा होती है। सेकंड क्या होता है? वर्क, वर्क से होती है। और थर्ड क्या है? मैटर। जैसे इंसानों के केस में मैटर होता है, खाना पीना खा लेते हैं। हीट, वर्क और मैटर। तो यहां ध्यान देना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तीन चीजों से हो सकता है, हीट क्यू, डब्ल्यू वर्क, और तीसरा मैटर को एम नहीं लिख ले, पूरा लिख देते हैं मैटर। बट वी आर नॉट स्टडिंग मैटर वाली थर्मोडायनेमिक्स। हम सिर्फ किससे पढ़ेंगे? हीट और वर्क। बट वी आर नॉट स्टडिंग, बट वी विल नॉट कंसीडर हेयर मैटर। मैटर कंसीडर, मैटर कंसीडर, जोर से बोलो, मैटर कंसीडर। तो क्या बचा हमारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बोल दो भाई, क्या बचा हमारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल टू। अब आपको चार चीजें लिखवा रहा हूं, वो चार चीजें ध्यान देना। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पक्का समझ में आएगी। ठीक है, एक होता है प्लस क्यू, एक होता है माइनस क्यू, एक होता है प्लस डब्ल्यू, एक होता है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू। प्लस क्यू होता है हीट गिवन टू सिस्टम। अगर सिस्टम को आपने हीट दी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अरे बोलो, और अगर सिस्टम से हीट निकाली तो यार हीट एक टाइप की एनर्जी तो होती है। अगर वो हीट लॉस करेगा तो एनर्जी, समझ रहे हो? अब ठंडे पानी में एनर्जी होती है, गर्म पानी में, उबलते पानी में और ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो प्लस क्यू का क्या मतलब होता है? हीट गिवन गिवन टू सिस्टम। क्या मतलब होता है? हीट गिवन टू सिस्टम। इससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? हाँ। और ये क्या होता है? हीट टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम को सिस लिख दूं, इससे क्या होगा? यू डिक्रीज। समझ गए? अरे बोल दो भाई, भाई कुछ तो बोल दो भाई। हाँ, नेक्स्ट माइनस डब्ल्यू होता है वर्क डन बाय सिस्टम। अगर सिस्टम ने काम कर दिया तो उसकी एनर्जी, तो बस ऐसे समझ लो कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो सिस्टम ने काम किया ना। ठीक है, तो एनर्जी खत्म। और अगर इसी का उल्टा हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू का वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वो एनर्जी इसका उल्टा बढ़ाएगा। तो ये क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू हो गया वर्क डन बाय सिस्टम।
ये क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, और ये क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम। अरे बोलो भाई, ऑन सिस्टम। ये क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। ये बात समझ गए? अरे बोलो भाई। अब यहां ध्यान देना, तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं। जो आइसोलेटेड सिस्टम था, क्या बताता हूं, आइसोलेटेड सिस्टम था, उसके अंदर पता है क्या था यार, थर्मस फ्लास्क में कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि थर्मस फ्लास्क में चाय जो थी वो गर्म ही रही, या थर्मस वगैरह मिल्टन की बोतल जो आती है, अगर उसमें ठंडा पानी है तो वो क्या रहता है, अरे बोलो। लेकिन अगर नॉर्मल पेप्सी की बोतल में मैं पानी भर के ले गया या गर्म चाय भर के ले गया तो क्या होगा, वो ठंडी हो जाएगी ना। तो मतलब उनकी वॉल्स में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कि एक अलाउ कर रहा है हीट को अंदर बाहर आने जाने के लिए और एक, अरे बोलो यार, तो वॉल में कुछ तो फर्क होगा ना। तो यहां ध्यान देना, जो आइसोलेटेड सिस्टम होती है उनकी जो वॉल होती है ना, उनकी जो वॉल होती है वो नॉन कंडक्टिंग होती है। क्या होती है, नॉन, वॉल कैसी होती है, नॉन कंडक्टिंग। का मतलब ये है, इन थर्मोडायनेमिक्स हम उस वॉल को ऐसे दिखा देते हैं कि भैंस की वो जो तेरी एनर्जी है वो गलती से भी बाहर ना, बाहर वाली बाहर एकदम से, समझ गए। लेकिन अगर आपका क्लोज्ड सिस्टम होता, कौन सा सिस्टम होता, तो उसकी वॉल ऐसी होती जो कंडक्टिंग वॉल होती। अरे बोलो, ये इससे एनर्जी खुद लेता और लंगर की तरह ऐसे, ले भाई तू भी ले ले, ले सराउंडिंग, ले ले ठंडा कर दे भैंस की पूछ इसको। समझ में आया है नहीं आया? वॉल कंडक्टिंग होगी तो वो एनर्जी को अलाउ करेगा, आगे ले जाओ, और नहीं होगी तो नहीं करेगा। समझ गए बात? अब यहां ध्यान देना, जो नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है ना, उसको हम एक नया नाम देते हैं। अरे सिंपल चल जाता, नॉन कंडक्टिंग से भैंस की वो, तुमने हर चीज का तो नाम रख देना है, ठीक है, हम याद कर लेंगे। एडिया, एडी, हाँ, एडिया बैटिक। कैसी वॉल होती है, एडियाबैटिक वॉल। अगर मैं कहूं एडियाबैटिक वॉल है तो समझ जाना बेटे, एनर्जी भी चेंज होना अलाउड नहीं है। इसे फटाफट लिखेंगे जल्दी से बच्चों। अभी स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। आपकी किताब के अंदर ना, सुन लो प्लीज, आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल। मैं अभी एग्जाम्पल यहां नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल एज इट इज है बच्चों, यहां ध्यान दे लेना। ये एग्जाम्पल दे रखा है क्या, ये देखो, अगर आपको ये है ना, शायद नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी फोकस हट जाएगा, अभी हटा नहीं रहा फोकस। 5.1 एग्जाम्पल यहाँ किताब में दे रखा है। इसमें पता है क्या कह रहा है, कह रहा है आपको एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्रेस करना है गाइस, एक्सप्रेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या एक्सप्रेस करना है, चेंज इन इंटरनल, मेरी बात सुन लेना, क्या एक्सप्रेस करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहला केस ये दे रखा है कि नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम, नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय सिस्टम। सिस्टम ने कोई हीट तो एब्सॉर्ब करी नहीं, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बट वर्क इज डन ऑन सिस्टम पे काम किया गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काका ध्यान दे, Q प्लस डब्ल्यू। वो कह रहा है सिस्टम ने हीट तो एब्सॉर्ब करी नहीं, तो Q की वैल्यू काका क्या हो गई, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। तो ऑन द सिस्टम को प्लस डब्ल्यू लिखे माइनस डब्ल्यू लिखे, प्लस डब्ल्यू। तो अगर प्लस डब्ल्यू लिखूंगा तो डेल्टा यू हमारा क्या हो गया, डेल्टा यू हो गया प्लस डब्ल्यू। और क्योंकि हीट एब्सॉर्ब नहीं हुई तो वॉल कैसी रही होगी सिस्टम की, एडियाबैटिक या कंडक्टिंग, एडियाबैटिक। तो इसमें प्लस डब्ल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ और वॉल कैसी रही होंगी, एडियाबैटिक।
क्योंकि अगर एक बात बताओ, अगर वॉल एडियाबैटिक ना हो तो एनर्जी चेंज होगी? होगी ना। बचपन में ना यही बात नहीं पता होती थी ढंग से। हमें ऐसे पेप्सी की बोतल होती थी, उसमें बर्फ जमा के ले जाते थे, ठीक है, और वो दोपहर तक मस्त एकदम पानी मिलता था हमारे को बढ़िया, समझ रहे हो? गर्म हो जाती थी ना। नहीं नहीं पता थी, ये लॉजिक हमें पता था। तभी हम क्या करते थे, ये बर्फ जमा के ले जाते थे। सुबह स्कूल की टंकी में पानी आ रहा होता था, सरकारी स्कूल, और क्या होगा, सुबह स्कूल की टंकी में पानी आ रहा होता था, ठीक है, सुबह वो वाला पानी पीते थे, फिर एंड में जब पानी खत्म हो जाता ना तब अपनी निकालते थे ये। और जो बच्चे समझदार होते थे कि मेरी पेप्सी की बोतल को मैं कैसे आइसोलेट कर सकता हूं, वो उसके ऊपर पता है क्या करते थे, कपड़ा बांध के आते थे। कपड़ा पता है क्यों बांध के आते थे? क्योंकि भाई तुम्हारे पास मिल्टन की बोतल है यार, प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलता यार। तुम्हारे यहाँ स्कूल में बच्चे BMW से आते हैं, रहते कहाँ? वो पिछली गली में घर है हमारा, मर्सिडीज में है। हाँ, और फिर भी तो इनके स्कूल में कहाँ ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, बच्चे कपड़ा बांध के आते थे। क्यों कपड़ा बांधते थे? क्योंकि हीट लॉस ना कम हो जाता है, क्योंकि कपड़ा इतना इजीली कंडक्ट नहीं करता, इंसुलेटर होता है कपड़ा, समझ गए बात? तो वो जल्दी से हीट लॉस नहीं होती, उनका पानी ज्यादा देर तक ठंडा रहता है। ये बात अपने को तो नहीं इतनी खास, देखते थे कि हाँ ये बांध के लाता है और उसका पानी ज्यादा देर तक, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते थे ना, बच्चे थोड़ा बहुत पानी मिल गया होगा काम। तो ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे डेल्टा यू आपका सिर्फ प्लस डब्ल्यू आया, क्यू को हमने क्यों मैनेज कर दिया? क्योंकि क्यू का काम यहाँ पे, समझ गए बात? और एक चीज मेरी छोटी सी बात ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट टाइप ऑफ वॉल डू द सिस्टम हैव, तो हमने क्या बोलते हैं, वॉल कैसी है काका? एक और एग्जांपल करा दो इसी का, है ना। सेकंड लिखो, क्या रहा, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम तो कुछ किया नहीं, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। भाई मेरी बात सुनना, क्या रहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो किया नहीं, तो डब्ल्यू क्या हो गया, 0, लेकिन क्यू निकाल ली, तो क्यू निकालनी तो क्या लिखूंगा, माइनस क्यू। क्या लिखूंगा काका? माइनस क्यू। तो जो मेरा सेकंड केस में डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, डब्ल्यू तो मेरा 0 हो गया और क्यू को क्या लिख दिया, माइनस क्यू। तो डेल्टा यू अगर माइनस क्यू है तो जरा बता दो कि वॉल कैसे टाइप की रही होगी, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टिंग काका, क्योंकि अगर नॉन कंडक्टिंग होती तो हीट अंदर बाहर नहीं निकाल सकते थे ना आप। अच्छा, होने को तो ओपन भी हो सकता था, लेकिन ओपन की हम बात नहीं कर रहे। क्यों ओपन की बात नहीं कर रहे? बिकॉज दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट मैटर। अरे मैटर थोड़ा बाहर निकाल जा रहा है, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। तो बॉल यहाँ पे कैसी हो गई काका? ठीक है भैया, तो आज हम इतना कर रहे हैं, आप ये नोट कर लो, बाकी हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट कक्षा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। बाय बाय।